गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंट्रोल चार्ट देखा था, उसको समझा था, उसको थोड़ा और विस्तार समझेंगे और इस लेक्चर में उसके यूज को भी समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जान रहे थे कि कंट्रोल चार्ट क्या था, कि क्वालिटी कंट्रोल में मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल पार्ट है प्रोडक्ट की, जो क्वालिटी कंट्रोल उसकी स्टडी करने के लिए जो चार्ट बनाया जाएगा उसको क्वालिटी कंट्रोल चार्ट कहेंगे। सीआर्ट ने ये चार्ट दिया था और इसमें अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट का इस्तेमाल करके जो भी ऑब्जर्वेशन इनके बीच में आ रहे थे वो यूजफुल हैं और जो भी ऑब्जर्वेशन इसके बाहर आ रहे थे वो अनयूजफुल हैं। या फिर जो इनके आपने ग्राफ में देखा था कि ग्राफ किस तरीके से, थोड़ा सा उसको रिवाइंड करा दूँ। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा अगर उसको रिवाइंड किया जाए उसके थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या था, ये सेंटर लाइन था, है ना। ये क्या था, अपर कंट्रोल लाइन या अपर कंट्रोल लिमिट, ये लोअर कंट्रोल लिमिट था, ये सेंटर लाइन है, मेन लाइन था। तो हम लोगों ने देखा था कि जो भी ऑब्जर्वेशन है, हमने मान लिया था कि 20 और इस तरह से कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन जितना, अगर सपोज कुछ इस तरीके से आ रहा था, इस तरीके से आया और वो बाहर चला जाए, तो कहने का मतलब है कि उसके टाइम के साथ साथ अगर ये टाइम को शो करे और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शो करे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप देखिए कि टाइम के साथ साथ वो इसकी क्वालिटी गिरी और वो बियॉन्ड द क्वालिटी चली गई। या फिर इस तरीके से, और अगर मैं बनाऊँ ऐसे ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से, ये इनकी वो है, मान लो कि यहाँ कोई है 20 सेंटीमीटर यहाँ पे है, ये 19 सेंटीमीटर है, मतलब ये दोनों लिमिट के जो बीच है करीब 2 सेंटीमीटर रखा है। अगर दो ना रखें 19.5 रखिए इसको और इसको रखिए 20.5, तो जो लिमिट है अपर एंड कंट्रोल में 1 सेंटीमीटर का वेरिएशन आ रहा है। कितने का, 1 सेंटीमीटर का वेरिएशन आ रहा है। तो अगर एक ग्राफ इस तरीके से बने, एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर उसकी क्वालिटी में कुछ सुधार आया, फिर ऐसे आया, फिर कुछ इस तरीके से आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, तो अगर ये ग्राफ को फुलफिल करें, ऐसे ग्राफ को कंप्लीट करें लाइक दिस, इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि ये ग्राफ उससे काफ़ी बेटर है। इसके जो प्रोडक्ट, इसके जो ऑब्जर्वेशन हैं वो उससे ज़्यादा अच्छे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये क्या करता है, कंट्रोल चार्ट का सबसे अच्छा यूज है कि वो क्वालिटी मेंटेन कर रही है कि नहीं इसको बताता है। टाइम के साथ साथ ऐसा तो नहीं कि क्वालिटी बदल रही है, या फिर ये जो प्रोसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं पर्टिकुलर उस प्रोसेस में क्वालिटी गिरती चली जा रही है। जैसे इस वाले ग्राफ में देखिए कि 1 2 3 4 5वां प्रोडक्ट आपका ख़राब हो रहा है, वो बियॉन्ड है, ये क्रॉस आउट हो जाएगा, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोडक्ट हमने ऑब्जर्व किया और आठों प्रोडक्ट इस सेंटर लाइन के बिल्कुल पास चल रहे हैं। इस सेंटर लाइन के बिल्कुल पास चलने का मतलब क्या है कि उसकी क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी है। तो यही कंट्रोल चार्ट का बेसिक यूज है कि क्वालिटी को मेंटेन रखने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और वैसे भी मैं कुछ इसमें और करके दिखाऊंगा आपको। तो ये क्या है, यूज ऑफ कंट्रोल चार्ट, गुण नियंत्रण चार्ट जिसे कहते हैं, पहले बताया था क्या कहते हैं, गुण नियंत्रण चार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो एक आध पॉइंट मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक, इनका मतलब जानते रहिएगा, अपर कंट्रोल लिमिट, ठीक है, लोअर कंट्रोल लिमिट, इधर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं, इधर टाइम दिखाते हैं। अगर आप इस ग्राफ को बनाते हैं, इसी ग्राफ को स्टैटिकल ग्राफ कहते हैं, इसी ग्राफ को, क्योंकि नंबर्स के आधार पे पूरे ग्राफ में डिक्लेयर किए जा रहे हैं, डेटा के आधार पे किए जा रहे हैं, तो इसलिए इसको स्टैटिकल ग्राफ कहेंगे। ठीक है, तो पहले यूज इसका जो है, सबसे पहला फायदा क्या होगा, सबसे रिड्यूस द इंस्पेक्शन। आप जानते हैं इंस्पेक्शन वैसे ही बहुत खर्चीला है। अब इस ग्राफ में देख करके उसका इंस्पेक्शन उस लेवल पे करना ही नहीं है। ग्राफ पे देखा कि हाँ वो दोनों क्वालिटी के बीच में, दोनों अपर एंड लोअर के बीच में है, तो बस इंस्पेक्शन इसका हो गया कि हाँ वो अंदर आ रहा है तो उसको यूज करना है, नहीं तो उसको बाहर करना है। फिर इंस्पेक्शन इसमें ये भी है कि अगर इस ग्राफ का एक फ़ायदा और है कि अगर सपोज करिए कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे, इसका ऑब्जर्वेशन करीब यहाँ पे आ रहा है, इस ऑब्जर्वेशन का जो पॉइंट है ये एकदम बिल्कुल टच कर रहा है अपर कंट्रोल, तो इसका मतलब है कि अगला प्रोडक्ट बाहर निकल सकता है, तो हम यहीं पे इसको रोक सकते हैं। ग्राफ का ये क्या फ़ायदा है कि इस पॉइंट पे ही, इसी जगह पे हमें इसे रोका जा सकता है। और रोक करके प्रोसेस, अगर में प्रोसेस में गड़बड़ी है, क्योंकि हम इस चार्ट में प्रोसेस
को भी एनालिसिस करते हैं। अगर प्रोसेस में गड़बड़ी है तो प्रोसेस को तुरंत ही बदल दिया जाएगा कि पर्टिकुलर प्रोसेस इस पर सूट नहीं कर रहा है, ख़राब हो रहा है, और ये वाला जो अगर प्रोसेस सही है तो इस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से प्रोसेस का ही पता चलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वालिटी मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट में ही देखना है, नहीं, प्रोसेस को भी समझना है कि प्रोसेस भी सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रिड्यूस द इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एट वेरी वेरी हाई लेवल, है ना। मतलब बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ से ही वो इंस्पेक्शन हो रहा है उसका, ग्राफ से ही क्या हो रहा है, उसका इंस्पेक्शन हो रहा है। दूसरा क्या है, सबसे इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे इंक्रीज होगी। मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब इसमें भी कुछ कमियां हैं, हम तत्कालिक प्रोसेस को बदल के सुधार करेंगे, और सुधार करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि उसको सेंटर लाइन के पास ले आए, है ना। तो इसमें ये क्या है, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी इस ग्राफ को, इस चार्ट को इस्तेमाल करने से, स्टैटिकल चार्ट को इस्तेमाल करने से प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर इस ग्राफ को हम ऐसे यूज करें फिर इसमें सुधार भी नहीं करें तो फिर इस ग्राफ को कोई मतलब भी नहीं रहेगी। ग्राफ एकदम प्रॉपर वे में बताता है आपको कि प्रोडक्ट की क्वालिटी टाइम के साथ साथ किस तरीके से डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, हमको बस मेंटेन करना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बस सेंटर लाइन के आसपास रहे, एकदम ये बिल्कुल समझ जाइए कि एकदम ऐसा जोन है जहाँ पे प्रोडक्ट फर्स्ट क्लास मिलेगा, बिल्कुल बेस्ट मिलेगा, प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार की कोई खामियां नहीं रहेंगी, रहेंगी तो बहुत कम से कम रहेंगी, जिसको रिमूव या सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा फायदा था। फिर अगला क्या है, देयर आर नो कन्फ्यूजन ऑफ डिजाइन, नो कन्फ्यूजन ऑफ डिजाइन, देयर आर नो कन्फ्यूजन टू डिजाइन, person related to inspection, person related to inspection related to inspection without inspection takes decision, without inspection take decision। ठीक है, मतलब डिजाइन तथा निरीक्षण संबंधी व्यक्ति मतलब अकेले ही पूरा डिसीजन ले सकता है, साथ बैठकर अकेले बैठकर अपना डिसीजन ले सकता है। उसको इंस्पेक्शन करने की जरूरत है, अगर वो उस चार्ट का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको ये नहीं है कि बार बार उसका इंस्पेक्शन करना है या वैसे, बस ये ग्राफ फुल एंड फाइनल माना जाएगा। मतलब इस ग्राफ में जो दिखा रहा है उस ग्राफ के आधार पे जो इंस्पेक्शन पर्सन है सीधे डिसीजन ले सकता है, उसका काम और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, सीधे उसके ग्राफ के आधार पर डिसीजन ले सकता है। बात समझ आ रही है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा उसको कि अरे डिजाइन से मिलाना है या उससे मिलाना है, कुछ नहीं भैया, ग्राफ में जो चीज़ दिख रही है ग्राफ के आधार पर बस उसको इंस्पेक्शन करके, इंस्पेक्शन भी क्या करेगा, ग्राफ आपको उसको इंस्पेक्शन ही बता दिया तो सीधे वो डिसीजन ले सकता है कि प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है कि नॉन एक्सेप्टेबल है। तो सीधे ग्राफ के अंदर देखेगा कि क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन करी तो बेस्ट है ना यार, ये तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है सबसे फर्स्ट क्लास का प्रोडक्ट होगा तो यही तो होगा, सबसे अच्छा कौन सा होगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये इस तरीके से, फिर ये इधर बैठा है, ये होगा। तो ये सब अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो उसको इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, तुरंत खट से क्या क्या, अरे यार इसको तुरंत अंदर लेना है, उसको सोचना ही नहीं है। उसको लफड़ा इधर होगा ना कि इसमें यार ये भी सही है कि नहीं, ये भी सही है कि नहीं है, इस तरीके से उसको ये दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड, जेसन ऑफ मेथड।
ठीक है। अब क्या होगा, जब ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो ग्राफ बन रहा है पर्टिकुलर इस कंट्रोल चार्ट पे ये जो ग्राफ बन रहा है, तो इस प्रोसेस पे, जिस प्रोसेस पे ये ग्राफ बना उसी को हम स्टैंडर्ड प्रोसेस बना देंगे। ये मान लेंगे कि उस प्रोसेस पे हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत फर्स्ट क्लास और बहुत अच्छा बन रहा है, उसमें इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं। तो पर्टिकुलर उस प्रोसेस को हम क्या कर देंगे, स्टैंडर्डाइजेशन दे देंगे कि वो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। ठीक है। अगला क्या है, टू नो अबाउट एवरेज ऑफ वेरिएबल एंड रेंज। टू नो, KNOWN, known about, to known about average of variable and range, average of variable and range। ठीक है। मतलब कि वेरिएबल और एवरेज मानों की रेंज के बारे में भी हम पता जान जाते हैं। टू नोन अबाउट एवरेज ऑफ वेरिएबल एंड रेंज। ठीक है। इससे पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट की रेंज क्या है, वेरिएबल क्या है ना। दोनों बातों का सही तरीके से पता चल जाएगा। रेंज, अगर अपर लिमिट या कंट्रोल लिमिट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो कहेंगे रेंज बहुत ज़्यादा है, और अगर वेरिएबल ये प्रोडक्ट में ऊपर नीचे होगा तो कहेंगे कि वेरिएबल बहुत ज़्यादा है। वैसे इसको एक्स बार कहा जाता है। अभी आगे हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है। लास्ट एक और है, इस ग्राफ से ही कंपेयरिंग प्रोसेस टॉलरेंस एंड स्पेसिफिकेशन। ठीक है। मतलब इस चार्ट से हम लोग मतलब जो भी टॉलरेंस का पता लगा लेते हैं, और जो भी स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट के हैं सीधे उससे कंपेयर किया जा सकता है। मतलब पहले वाला प्रोडक्ट अगर यहाँ पे कहीं लाई करता है और दूसरा वाला प्रोडक्ट भी हम चेक कर लेंगे कि हाँ यहाँ पे कहीं आसपास में लाई कर रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ टॉलरेंसेस इसके बीच के हैं, तो प्रोडक्ट दोनों एक जैसे स्पेसिफिकेशन के हैं, उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है। तो प्रोसेस को हम कंपेयर कर लेते हैं, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोसेस को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है। तो ये था यू चार्ट स्टूडेंट। अब यू चार्ट में अब आगे हम दूसरा करेंगे, क्योंकि एक साथ हम नहीं कर सकते, वीडियो लंबा होने से फिर वो अपलोड में थोड़ा दिक्कत है। छोटे छोटे वीडियो ही पढ़ेंगे, शायद 10 11 12 मिनट के ही होंगे, लेकिन एक प्रोसेस के लिए है। तो इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कंट्रोल चार्ट, इसमें हमने देखा यूज ऑफ कंट्रोल चार्ट। ठीक है। तो इस तरीके से 2 टॉपिक, अभी उसमें और भी कई टॉपिक बचे हैं, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक से करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।